हेलो एवरीवन, वी आर हियर टू सॉल्व आवर वेरी फर्स्ट मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट जो है वो 50 क्वेश्चंस की है और हम क्वेश्चन और आंसर दोनों का एक्सप्लेनेशन जो है वो इन डिटेल देखेंगे। इसके बाद आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप ये क्वेश्चंस या ये जो मॉक टेस्ट है वो वापस अपीयर कीजिए एंड जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन अपीयर और यू कैन अटेम्प्ट करेक्टली। उसके बाद आपके जितने भी मॉक टेस्ट है वो सारे कवर हो जाने के बाद उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, देन ओनली यू कैन बुक अ एग्जाम फॉर योरसेल्फ। So let's begin with the very first question. The belief that one can always outperform the market is an example of dash bias. ऐसा है कि एक बिलीफ है एक इन्वेस्टर के मन में कि मैं हमेशा जो भी मैं इन्वेस्टिंग डिसीजन ले रहा हूँ, मेरा परफॉर्मेंस जो रहेगा, मेरा जो रिटर्न रहेगा वो हमेशा मार्केट के रिटर्न से बेटर होगा। और ये एग्जाम्पल किस चीज का हो सकता है? तो ये एग्जाम्पल जो बायस का है वो बायस है ऑप्टिमिज्म बायस। यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर इन्वेस्टिंग डिसीजंस। तो इसके लिए आंसर है ऑप्टिमिज्म। अच्छा, बायस के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज होना है या करना है तो इसके बारे में हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है, बिहेवियरल बायस। तो वहां जाके आप ये जो इसके बारे में जो डिटेल्स है वो देख सकते हो। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो बायसेस? डेफिनेटली हमारी जो इन्वेस्टिंग जर्नी होती है हर एक इन्वेस्टर की रादो वो डिपेंड करती है हमारे इन्वेस्टिंग पैटर्न के ऊपर, और वो पैटर्न डिपेंड करता है आपके पर्सनालिटी के ऊपर या आप कैसे आपकी आपकी सोच है। और एग्जाम में हमने देखा है कि बेसिकली बिहेवियरल बायस के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है। तो आई वुड सजेस्ट यू गो देयर एंड वॉच द एंटायर वीडियो। कुछ 12-13 मिनट का वीडियो होगा शायद, उसको पूरा देख लीजिए। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी बेस्ड हैं जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो क्वेश्चंस भी वहां पे हमने कवर किए हुए। तो लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। An existing investor in mutual fund invest 15,000 in XYZ scheme's direct plan. What is the amount that will be the net investment made in that scheme after accounting for transaction charges? Okay, existing investor है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है 15,000 रुपए, डायरेक्ट प्लान के थ्रू जा रहा है, मतलब बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। What is the amount that will be net investment made in that scheme after counting for transaction charges? कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा या 15,000 से कम होगा या 15,000 से ज्यादा होगा? क्यों 15,000 से कम होना चाहिए? क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे इंकॉर्पोरेट हो जाएंगे। सिंस ये इन्वेस्टिंग जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की है, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में होते हैं 150 रुपए, वो नहीं होते हुए 100 रुपीज होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 15,000 रुपए का नहीं होते हुए 14,900 का होगा, क्योंकि 15,000 में से 100 रुपीज जो है वो ट्रांजैक्शन चार्जेस की तरफ डिडक्ट हो जाएंगे। तो द नेट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी ऑफ 14,900। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है इसमें से, गलत है इसमें से? एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट आस्क द इन्वेस्टर टू रिडीम मनी फ्रॉम द स्कीम विच विद द मैक्सिमम एग्जिट लोड। तो ये सही नहीं है। मैक्सिमम एग्जिट लोड जिसमें ज्यादा है वैसे इन्वेस्टमेंट्स में से आप रिडीम करो, तो ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कह सकता। दिस इज फॉल्स। एंड एट द टाइम ऑफ फ्री परचेज द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मस्ट इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ एग्जिट लोड। डेफिनेटली जब भी हम म्यूचुअल फंड में से एग्जिट लेते हैं वो टाइम पे आपका जो एग्जिट लोड है वो आपके रिटर्न्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है, तो इसको आप इग्नोर डेफिनेटली नहीं कर सकते। इसके लिए दोनों जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन इज बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which of the following funds invest in securities with maturity matching the maturity of the scheme? मतलब स्कीम की मेचोरिटी और आपके जो इन्वेस्टमेंट की मेचोरिटी है वो सेम होती है। और ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है या ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है? तो ये म्यूचुअल फंड को हम बोलते हैं फिक्स्ड मेचोरिटी प्लान्स। तो आंसर है FMP। Next, the risk arising out of mispricing or improper valuation of derivative contract is known as। जब भी हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यूएशन है उसमें मिसप्राइसिंग होता है या उसका वैल्यूएशन करेक्ट नहीं होता है, वो टाइम पे जो रिस्क अराइज होती है जिसकी वजह से आपके जो रिटर्न्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, उस रिस्क को बोला जाता है मॉडल रिस्क। तो आंसर इज बी, मॉडल रिस्क।
पीपल हु वांट टू रिटेन लिक्विडिटी इन द इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट इन, जिनको अपने इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी चाहिए, तुरंत ही उसको आप इनकैश कर सकते हो मार्केट में और पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हो, उसको वो टाइप की जो स्कीम होती है उसे हम बोलेंगे लिक्विड फंड या लिक्विड स्कीम। तो इट इज गोइंग टू बी लिक्विड फंड। क्योंकि प्रोविडेंट फंड जो है वो तो आपको पता है कि उसमें 15 साल जो है वो आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में ऐसा होता है कि आप जो भी डे से इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से 3 साल तक तो आप वो पैसा बाहर नहीं निकाल सकते हो। और फिक्स डिपॉजिट्स का एक मेच्योरिटी होती है, जैसे फिक्स डिपॉजिट 6 महीने के भी हो सकते हैं, साल के हो सकते हैं, 2 साल के या 5 साल के, जो हम बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट यूजुअली देखते हैं। तो ये लिक्विड स्कीम्स तो नहीं है, इनको इमीडिएटली आप इनकैश नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड फंड्स जो है या लिक्विड स्कीम्स है यहाँ पे आप इनकैश कर सकते हो, उसको लिक्विडेट करके आप पैसे जो है वो रेज कर सकते हो। फॉर ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स of a closed-end mutual fund scheme on the stock exchange platform, the unit should be held in the dematerialized form. दैट इज ट्रू। एक्चुअली जब भी हमें क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में आपको ट्रेड करना होता है या आपको उसको सेल करना होता है, वो टाइम पे आपको स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे उसे करना होता है। क्योंकि आपको पता है कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जो रहते हैं वो आपको ओपन मार्केट में आप उनको बाय या सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो अभी टेन्योर है वो खत्म हो गया और क्लोज हो गया है। क्लोज एंडेड का मतलब ये होता है कि अभी वो फर्दर परचेज के लिए ओपन नहीं है। लेकिन वो कहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं? तो वो स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अवेलेबल हो सकते हैं फॉर ट्रेडिंग। फाइन, प्रोवाइडेड इट हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन इट, क्योंकि यूजुअली क्लोज एंडेड फंड में इतनी लिक्विडिटी नहीं दिखती है। लेकिन डेफिनेटली आपका क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड रहेगा तो आप वहां पे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं इन स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। और स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे जो भी सिक्योरिटीज का बाइंग सेलिंग होता है उनको पहले डीमेटेरियलाइज करना पड़ता है, डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसे रखना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन इज ट्रू। For trading of units of a closed-ended mutual fund scheme on the stock exchange platform, the unit should be held in the dematerialized form. Next, if an investor claims an erstwhile unclaimed redemption amount after 3 years, the NAV applicable will be, आपने पहले कोई म्यूचुअल फंड लेके रखा है, उसका रिडेम्पशन हो चुका है और 3 साल बीत गए हैं, 3 साल रिडेम्पशन होके हो चुके, लेकिन अभी तक आपने उसको क्लेम नहीं किया है। 3 साल के बाद कहीं जाके आपको शायद याद आता है और आप जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड ऑफिस में और या तो आपके R&D के ऑफिस में और आप उसे बोलते हैं कि मेरा एप्लीकेशन जो है वो जो रीपर्चेज है वो करना है। इन दैट केस आपको कौन सा NAV एप्लीकेबल होगा? वो टाइम पे सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से जो एप्लीकेबल NAV होगा वो होगा 3 साल के टाइम पे, 3 साल के टाइम पे जो भी NAV प्रिवेलिंग था वो NAV जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो NAV एट द एंड ऑफ 3 years. So this is going to be the correct answer. If an investor claims an erstwhile पहले का unclaimed redemption amount after 3 years, the NAV applicable will be NAV at the end of 3 years. An asset management company may charge certain expenses for managing the mutual fund scheme to dash in proportion to their holding of unit in a scheme. जब भी AMC अपने जो expenses charge करती है म्यूचुअल फंड स्कीम के तरफ, वो जो है वो किसके पास से चार्ज करती है? Who is liable to pay those expenses? ओके, या तो फिर वो एक्सपेंसेस कम होने के बाद आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटेन होते हैं आपके म्यूचुअल फंड में, तो वो होते हैं बेसिकली ना ही डिस्ट्रीब्यूटर उसके लिए पे करता है, ना ही इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर और ना ही सेबी वो पे करता है आपका यूनिट होल्डर। तो यूनिट होल्डर्स जो रहते हैं या जो जिसने स्कीम में इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं वो पैसे से आपके जो AMC के एक्सपेंसेस है वो पे किए जाते हैं और बचा हुआ जो पैसा है वो आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ लग जाता है। लेकिन बात ये होती है कि ये सारे जो एक्सपेंसेस है ये कंट्रोल्ड में होते हैं और सेबी का उसके ऊपर कंप्लीट रेगुलेशंस रहते हैं। नेक्स्ट, dormant investors are those who have not transacted for previous, that is direct answer 6 months तक जिन्होंने काम नहीं किया, 6 months तक जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स या कुछ भी उन्होंने वो ट्रांजैक्शंस नहीं किया, उनको हम dormant investors बोलते हैं। तो दिस इज अ 6 months is a period. Next, the scheme information document is updated once in a year. तो yes, SID जिसको SID भी हम बोलते हैं, तो SID जो है वो साल में एक बार अपडेट होता है। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, which of the following statement is true? Mutual fund can purchase through
stock exchanges but cannot be sold there. That is not true. That is false, क्योंकि आप वहां पे परचेज भी कर सकते हैं. स्टॉक एक्सचेंजेस के ये प्लेटफॉर्म्स है. सेबी ने भी अपना प्लेटफॉर्म, सॉरी एनएससी के भी अपना प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड का, और बीएससी का बस स्टार म्यूचुअल फंड करके प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जो म्यूचुअल फंड्स है वो बाय सेल कर सकते हो. तो इट इज नॉट लाइक म्यूचुअल फंड कैन बी परचेज through stock exchanges but cannot be sold there. This is a false statement. Stock exchanges offer another channel for mutual fund companies to reach out to the investors. That is correct. ये एक है कि स्टॉक एक्सचेंजेस है वो एक प्लेटफॉर्म उनको ऑफर करके देता है इन्वेस्टर्स को कि आप हमारे थ्रू भी आके इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड में कर सकते हो. द म्यूचुअल फंड परचेज्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस हैव अ मैंडेटरी लॉक इन पीरियड. ऐसा कुछ भी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज से आपने परचेज किया है करके वहां पे कुछ लॉक इन पीरियड है. दिस इज नॉट ट्रू. नन ऑफ द अबव. तो आंसर इज बी. स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफर अनदर चैनल फॉर म्यूचुअल फंड कंपनीज टू रीच आउट टू द इन्वेस्टर्स. तो ये करेक्ट है. नेक्स्ट, एज पर द एम्फीज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, if the second violation against the intermediary is proved, the registration will be dash and intimation shall be given to SEBI. मतलब इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड हाउसेस और इन्वेस्टर्स के बीच के ये कुछ एंटिटीज है जो ये सारे प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं. तो ये हो सकते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टोडियंस या एएमसीज. सेबी हैड लेट डाउन सर्टेन रूल्स. अगर इंटरमीडियरीज के खिलाफ अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये सेकेंड वायलेशन है रूल्स का, इन दैट केस उनका जो लाइसेंस है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा और उसका इंटीमेशन है वो सेबी को दे दिया जाएगा. तो ऑप्शन इज कैंसिल्ड. नेक्स्ट, -% of unit holders can pass a resolution to wind up a scheme. So, as per SEBI's regulations, 75% of the unit holders can pass a resolution to wind up a scheme. Option is C. Next, the unit holder in the mutual funds is a shareholder in the AMC? No. Depositor of the fund, shareholders in the trustee company, the beneficial owner of the assets of the fund. तो ये depositors ऑफ द फंड होते हैं. जो यूनिट होल्डर होते हैं वो डिपोजिटर्स ऑफ द फंड होते हैं. अ की बेनिफिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज, ईटीएफ का की बेनिफिट क्या है? तो इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल देयर यूनिट्स on the stock exchanges at a price that closely track the current valuation. तो एक रियल टाइम जो प्राइजेस होते हैं उसको ट्रैक करते हैं ईटीएफ. तो अगर सपोज आपने इंडेक्स का ईटीएफ लिया हुआ है, निफ्टी का ईटीएफ लिया है, निफ्टी 50 का ईटीएफ, इन दैट केस जो भी निफ्टी का प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है निफ्टी 50 का, वही आपका ईटीएफ है वो भी रिफ्लेक्ट करेगा और ये रियल टाइम पे रिफ्लेक्ट करेगा. मतलब अगर आप 12 बजे उसको बेचना चाहते हो आज, तो 12 बजे का जो भी प्राइस रहेगा ईटीएफ का, मतलब निफ्टी 50 का, वो प्राइस जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा बेचने के लिए. अगर आप 2 बजे खरीदना चाहते हो तो आप 2 बजे उसको खरीद सकते हो और वो टाइम पे जो प्राइस आपको दिख रही है या जो वैल्यू आपको वहां पे दिख रही है, वही वैल्यू के ऊपर आपको जो वो ईटीएफ है वो अवेलेबल हो जाएंगे. तो इन दैट केस ये आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देता है, रियल टाइम का बेनिफिट देता है. इसके लिए इन्वेस्टर कैन बाय और सेल देयर यूनिट्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस एट ए प्राइस दैट क्लोजली ट्रैक द करंट वैल्यूएशन. इज द करेक्ट आंसर. फिर भी हम बाकी जो 2 ऑप्शन है वो एक बार देख लेते हैं. दिस स्कीम्स जनरेट अ हायर रिटर्न देन द म्यूचुअल फंड, अदर म्यूचुअल फंड्स? नो, क्योंकि ये अदर म्यूचुअल फंड से हायर रिटर्न जनरेट नहीं करते. वो ट्रैक करते हैं एक्चुअली आपके इंडेक्सेस को. तो जो इंडेक्स का आपने म्यूचुअल फंड लिया रहेगा, ईटीएफ लिया रहेगा, वही इंडेक्स को जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे. इसके लिए ऐसा ये तो सही नहीं है कि ग्रेटर या हायर रिटर्न्स मिलेंगे. एंड इन्वेस्टर हैव कंट्रोल ओवर वेयर द मनी इन द ईटीएफ कैन बी इन्वेस्टेड. बट दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि ईटीएफ का जो पैसा है वो इंडेक्स के प्रपोर्शन में ही आपका पैसा जो है वो ईटीएफ में लगता है. तो इसके लिए ऑप्शन इज फर्स्ट. Next, which of the following scheme categories would be considered as a least risky in terms of credit risk? Least का मतलब होता है सबसे कम रिस्की है और in terms of credit risk का मतलब होता है डिफॉल्ट रिस्क. तो कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा? नहीं डिफॉल्ट करने वाले जो एंटिटी है वो कौन हो सकते हैं? क्रेडिट रिस्क फंड. ये तो नाम ही बोल रहा है कि हम रिस्की है.
कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, तो हो सकता है कि कॉर्पोरेट जो है कंपनी में भी कोई जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी, या अगर वो उसने अपने पेमेंट के ऊपर डिफॉल्ट कर दिया, उसने अपने प्रिंसिपल पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर, तो कॉर्पोरेट के साथ तो ये हो सकता है। डायनामिक बॉन्ड्स रहते हैं, वो बहुत सारे जो कैटेगरीज होती है बॉन्ड्स की उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे उनका रिस्क ज्यादा रहता है। गिल्ट फंड जो रहते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, और आपको पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डिफॉल्ट रिस्क जो रहता है बहुत कम रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब भी पैसे की कमी होती है, गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी एंड गवर्नमेंट कैन रीपे द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे गिल्ट फंड ये करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कैटेगरीज वुड बी कंसिडर्ड द लीस्ट रिस्की इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क? तो गिल्ट फंड, गिल्ट फंड में आप पैसा रखो तो आपका ये डूबने के चांसेस नहीं के बराबर होते एज फार एज योर इकोनॉमी इज स्टेबल। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्टेबल इकोनॉमी है, और इसमें अगर आप पैसा रखोगे तो आपके गिल्ट फंड में पैसे नहीं डूबेंगे। For an investor to get a quick sense of the level of risk involved in a mutual fund scheme, SEBI suggested a simplified framework known as, आपके इन्वेस्टर्स को अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो करने जा रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड स्कीम में वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसका जो रिस्क है वो देखना होगा। तो सेबी ने एक पिक्टोरियल, एक कलर्ड फॉर्म में उन्होंने बोला हुआ है कि इसको आप रिफ्लेक्ट कीजिए। ओके, उसको आप बताइए कि एक मीटर के ऊपर बताइए, एक गेज करने के लिए कि आपका ये रिस्क है वो कितना है। तो ये अग्रेसिव है तो रिस्क ज्यादा होगा, ये अगर कम अग्रेसिव या एक मॉडरेट है तो रिस्क जो है वो कम होगा। तो इन दैट केस ये जो दिखाया जाता है ये पिक्टोरियल फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं रिस्क ओ मीटर। तो सेबी ने रिस्कोमीटर सजेस्ट किया हुआ है हर म्यूचुअल फंड हाउसेस को कि जब भी आप कोई स्कीम लॉन्च करो तो रिस्कोमीटर पे बताइए कि ये स्कीम को लगा हुआ जो रिस्क है वो एसोसिएटेड रिस्क कहाँ पे दिखा रहा है करके। तो आंसर इज riskometer. For an investor to get a quick sense of a level of risk involved in a mutual fund scheme, SEBI suggested riskometer. Next, which of the most appropriate measure of evaluating how closely an index fund is tracking its benchmark? इंडेक्स फंड जो है आपको पता है कि इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यस जब भी ये बाइंग सेलिंग जो भी होता है या जब भी इसका जो कैलकुलेशन होता है वहां पे कुछ एरर्स, ओके, कुछ टेक्निकल एरर्स जो है या वो कुछ टाइमिंग की वजह से कुछ एरर्स जो है वो दिख सकते हैं। मतलब जो इंडेक्स दिखा रहा है आपको प्राइसिंग, और आपके इंडेक्स फंड के जो प्राइसिंग है या जो यूनिट के प्राइस है वो थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, और उसका रीजन होता है ट्रैकिंग एरर की वजह से। तो जो भी बेंचमार्क रिटर्न्स है और आपके इंडेक्स फंड के रिटर्न्स है उसमें जो भी थोड़े बहुत इंडिफरेंसेस लग रहे हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैकिंग एरर। तो ऑप्शन इज बी। Next, once it is finalized, a mutual fund scheme's benchmark cannot be changed at a later date. State whether the statement is true or false. This is not true. एक बार आपका फाइनलाइज हो जाएगा कि ये बेंचमार्क हमारा रहेगा कि हम हमारे म्यूचुअल फंड जो है, जैसे अगर सपोज हमारा ये मल्टी कैप फंड है तो इसका बेंचमार्क ये है, ये हमारा स्मॉल कैप फंड है तो इसका बेंचमार्क ये है। लेकिन एक बार ये सेट हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेडी रहेगा। ये स्कीम का बेंचमार्क जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो है वो इंटीमेशन देना पड़ेगा सेबी को, और उसके बारे में जो भी आपका जो ये इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारे आपके जो यूनिट होल्डर्स है उनको बतानी पड़ेगी, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा थ्रू न्यूज़पेपर, आपके वेबसाइट के ऊपर, एमफी के ऊपर। तो हर जगह पे आपको उसको वाइड स्प्रेड करना पड़ेगा कि हमने ये चेंजेस जो है वो किए हुए हैं। तो once it is finalized, a mutual funds benchmark cannot be changed at a later date. This is not true. This is not true. It is false. It can be changed. Which among the following is a measure of risk-adjusted return of a mutual fund scheme? Risk-adjusted return जो हमें दिखने को मिलते हैं वो हमें मिलते हैं बेसिकली शार्प रेशियो से। तो जब भी हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में बात करते हैं तभी बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम शार्प रेशियो की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, वो हम आने वाले मॉक टेस्ट में कवर करेंगे ही। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली रिस्क फ्री. State whether true or false.
दिस इज एज फार एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कंसर्न, यू ऑल नो दैट डिफॉल्ट रिस्क तो यहाँ पे नहीं रहेगी या क्रेडिट रिस्क नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पैसा आपको वापस करेगी ही, क्यों ना उसे पैसा प्रिंट करना पड़े अगर उन्हें पैसे की कमी पड़े तो। लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो हमेशा रहता है, जैसे इंटरेस्ट रेट जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं मार्केट में बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, तो वो रिस्क जो है वो बना रहता है। तो यू कैन नॉट से दैट ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है करके कंप्लीटली रिस्क फ्री है। नेक्स्ट, unsystematic risk can be reduced through diversification, straight whether true or false। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो डाइवर्सिफिकेशन से कम हो सकती है, तो आंसर इज ट्रू। आप जितने ज्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे उतना डाइवर्सिफिकेशन होगा, और एक एसेट क्लास अगर अच्छा नहीं करता है और दूसरा अच्छा करता है, तो अगर बैलेंस करोगे तो आपके रिटर्न्स जो है वो वहां पे सेफ हो जाते हैं। तो हमने देखा ही था कि जितना अनसिस्टमैटिक रिस्क है जो आप मिटिगेट कर सकते हो वो थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन यस सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो आपको बेयर करना पड़ता है, वो डाइवर्सिफिकेशन से कम नहीं होता है। Which of the following type of analysis tracks the price and volume data related to trading in the security? जब भी हम प्राइस और वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो एनालिसिस काम आता है वो एनालिसिस होता है टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट, which among the following investment avenues does not offer income on a regular basis? कौन सा एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है या एसेट क्लास है जो हमें इनकम नहीं देता है रेगुलर बेसिस के ऊपर? क्या रियल एस्टेट ऐसा है? तो नहीं, यहाँ पे हमको रेंट मिल सकता है। फिजिकल गोल्ड है तो यस, फिजिकल गोल्ड के ऊपर हमें कोई भी रेगुलर इनकम, कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं मिलता है। स्टॉक के ऊपर हमें डिविडेंड मिल सकता है, डिबेंचर के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ऑप्शन इज बी, फिजिकल गोल्ड। Next, which among the following asset categories can also be purchased for consumption purpose apart from an investment? तो ऐसा कौन सा एसेट कैटेगरी एसेट क्लास है जो हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं? रियल एस्टेट, तो यस इसको हम कंज्यूम करते हैं, हम हमारे रहते घर में जो रह रहे हैं वो डेफिनेटली रियल एस्टेट है, और वो मतलब ये हमारी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। स्टॉक को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ना बॉन्ड को ना डिबेंचर्स को, तो ऑप्शन इज रियल एस्टेट। Next, the purchasing power of currency changes on account of which of the following? आपको पता है जैसे टाइम पैसेज होता जाता है या टाइम आगे बढ़ते जाता है, वैसे आपकी जो परचेसिंग पावर है पैसे की वो कम होती है। जैसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में है, उसकी वजह से आपकी जो प्राइसिंग पावर है या परचेसिंग पावर है वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन 5% है, तो आज जो एक साल का इन्फ्लेशन 5% है, तो आज 100 रुपए की चीज जो आपकी है वो अगले साल खरीदने के लिए आपको 105 रुपए लगेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न? रियल रेट ऑफ रिटर्न टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन पार्ट एज वेल। तो जो इन्फ्लेशन या टैक्सेशन नहीं ध्यान में लेता है और टोटल रिटर्न्स बताता है, उसे हम लोग नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। और जब भी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन या टैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए हमें रिटर्न्स क्लियर कट बताते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। When the interest rate in the economy increases, the price of the existing bonds decreases। हमने ये इसके बारे में बात की थी, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था, एक नंबर्स के साथ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको और बताया था कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आपका जो बॉन्ड की वैल्यू और इंटरेस्ट का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, बॉन्ड की वैल्यू, एग्जिस्टिंग बॉन्ड की वैल्यू घटती है, और जब भी इंटरेस्ट रेट घटता है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? द इंटरेस्ट रेट ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजेस, द एग्जिस्टिंग बॉन्ड डिक्रीजेस। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट इन इंडिया। Who are the beneficiaries of the trust? बेनिफिट ये ट्रस्ट का है, वो किसको जा रहा है? तो ये जो बेनिफिट जो है वो ट्रस्ट का ये जा रहा है यूनिट होल्डर्स को। और आपको पता है म्यूचुअल फंड जो है वो इंडिया में हम उसे ट्रस्ट के हिसाब से रजिस्टर करते हैं, और इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ऑप्शन इज सी, यूनिट होल्डर्स। नेक्स्ट, हु हैंडल्स द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड? डेफिनेटली एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो द आंसर इज AMC. Next, whose job is to track the various corporate actions like bonus,
dividend or right issues in companies where the mutual fund scheme has invested. तो ये जो काम होता है ये होता है कस्टोडियन का. कस्टोडियंस आर यूजुअली बिग बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस जो ये काम करती है, और जब भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स वगैरह रहते हैं उनके ये जो कॉर्पोरेट एक्शंस जब भी कंपनी करती है उसको हैंडल करने का काम जो है वो कस्टोडियन करते हैं. तो ऑप्शन इज बी, कस्टोडियन. रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, जिसको RNT भी बोलते हैं. RNT फंक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड इट कैन नॉट बी रिटेन्ड इन हाउस. स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. देखो RNT जो है वो बहुत सारे काम करता है. RNT जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखता है अपने यूनिट होल्डर्स के साथ या जो भी आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके साथ. उनका रिडम्पशन का काम है. उनके जो परचेजेस, उनके जो एक्स्ट्रा परचेजेस कुछ होते हैं, उनके जो डेटा होता है, कुछ चेंजेस होगा एड्रेस में या कुछ फोन नंबर के चेंजेस, ईमेल एड्रेस को अपडेट करना, ये सारे काम जो है वो RNT करता है. अभी AMC के पास ऑप्शन होता है कि RNT की सर्विस जो है वो हायर कर सकते हैं या तो वो इन हाउस भी है RNT का सर्विस जो है वो मैनेज कर सकते हैं. तो देयर आर म्यूचुअल फंड हाउसेज जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वगैरह है जो अपना जो म्यूचुअल फंड के जो RNT है उनके खुद के है. बट ऐसे काफी सारे RNT कंपनी AMCs है जो RNT जो सर्विस जो है वो हायर करते हैं या जिसको हम आउटसोर्स बोलते हैं वैसे करते हैं. तो दोनों हो सकता है, आउटसोर्सिंग भी कर सकती है, इन हाउस भी हो सकता है. तो ऑप्शन इज फॉल्स. RNT मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड कैन नॉट बी रिटेन इन हाउस. ऐसा नहीं है, ये इन हाउस भी हो सकता है. तो ऑप्शन इज फॉल्स. विच एजेंसी आर द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रजिस्टर्ड. कहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है रजिस्टर होते हैं. तो आपको पता है ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो AMC के MP के पास रजिस्टर होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. म्यूचुअल फंड जो है वो रेगुलेट करता है इंडिया में सेबी, इट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Next, mutual fund can buy and sell securities only on delivery basis. State whether true or false. तो yes, इंडिया का ये जो रूल है सेबी के इंडियन म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऊपर सेबी का जो रूल है वो हिसाब से म्यूचुअल फंड जो है वो सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं ऑन डिलीवरी बेसिस ओनली. तो ऑप्शन इज ट्रू. What minimum percentage of mutual fund scheme corpus must be invested in equity and related instrument in case of equity linked सेविंग स्कीम. ELSS में मैक्सिमम मतलब मिनिमम 80% जो पैसा है वो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड स्कीम में ही जाना चाहिए. इसके लिए ऑप्शन इज C, 80%. Next, which of the following statement is true with respect to celebrity endorsement of for mutual funds? अभी यहाँ पे ने देखा होगा जब सेलिब्रिटी म्यूचुअल फंड को इंडोर्स कर रही होती है वो टाइम पे वो एंटायरली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इंडोर्स करती है. लेकिन इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड कंपनीज जैसे निप्पॉन इंडिया है या तो फिर ICICI म्यूचुअल फंड है या तो HDFC म्यूचुअल फंड है, ये लोग जब भी अपने अपने फंड्स को या कोई NFO आ रहा है उसको जब भी वो लोग इंडोर्स करते हैं वो टाइम पे वो लोग इंडोर्समेंट या एडवर्टीजमेंट करते हैं लेकिन वहां पे वो लोग सेलिब्रिटीज को नहीं ले सकते. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फॉर म्यूचुअल फंड. SEBI has permitted celebrity endorsement for promotion of individual mutual fund. It is not true. Celebrity can endorse only NFO. No. SEBI has permitted celebrity endorsement at the industry level for the purpose of increasing the awareness of mutual fund. आपको पता है कि ये तो करेक्ट आंसर है, लेकिन आपको पता है कि म्यूचुअल फंड जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली हम इकोनॉमी को ही हेल्प करते होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही है जो आगे जाके इनको हम लोग DIIs भी बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. और जब भी बड़े बड़े कंपनी का IPO वगैरह जो आता है या जब भी कंपनियां फंड्स रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स एंड ऑल, तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह जो खरीदने का काम करती है वो म्यूचुअल फंड करती है. और ये म्यूचुअल फंड को पैसा कौन दिया रहता है, तो हमारे जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स, वही देते हैं. तो अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं. तो एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जब भी ग्रो करेगी तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी. तो इसके लिए ये सेलिब्रिटीज जो रहते हैं वो इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं अपने लिए, तो जब भी वो लोग कुछ कहते हैं तो हम डेफिनेटली उससे कन्विंस हो जाते हैं. इसके लिए गवर्नमेंट या सेबी चाहती है कि जब भी ऐसा कुछ एंडोर्समेंट हो या ऐसे कुछ एडवर्टीजमेंट हो तो इंडस्ट्री लेवल पे हो, ना ही इंडिविजुअल लेवल पे. नेक्स्ट,
only individuals are allowed to distribute mutual funds in India. दैट इज नॉट करेक्ट। हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है वो इंडिविजुअल भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बैंक्स जो है वो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, एजेंसीज है काफी सारी वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इट इज नॉट लाइक कि ओनली इंडिविजुअल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आंसर इज फॉल्स। Next, in what form do mutual fund distributors earn revenue? Commission from mutual fund for the distribution of the scheme. Correct. फीस कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, नहीं, वो इन्वेस्टर से फीस कलेक्ट नहीं करते हैं। कमीशन रिसीव फ्रॉम एमफी, कमीशन एमफी कोई नहीं देता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फी फ्रॉम म्यूचुअल फंड, ऐसा भी कोई भी फी जो है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के फॉर्म में नहीं देता है। जो म्यूचुअल फंड पैसा देता है रेवेन्यू के फॉर्म में, दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ commission. Mutual fund, next, mutual fund distributors can only earn upfront commission from the mutual fund. State whether true or false. So नहीं, upfront commission जो है वो mutual fund distributors को नहीं मिलता है, इसके लिए this is false answer. Next, mutual fund distributors earn no commission when the investor choose to invest in direct plans. स्टेट विद ट्रू और फॉल्स। डेफिनेटली इट इज ट्रू, क्योंकि जब भी डायरेक्ट प्लान होता है तभी इन्वेस्टर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस में जाएगा या आरएनटी के पास जाएगा या जो भी एएमसीज के ऑफिसेज रहेंगे वहां जाएगा और वहां पे डायरेक्टली वो इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं आएगा, दैट मीन्स कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आएगा, तो वहां पे कोई कमीशन देने का चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, तो ऑप्शन इज ट्रू। Next, investors have bought 20 crore units of mutual fund scheme of rupees 10 each. The scheme has thus mobilized 20 crore into 10, that is 200 करोड़ जो है वो म्यूचुअल फंड स्कीम ने जो है वो रेज कर दिए हैं 20 करोड़ अपने यूनिट्स बेच के। एंड अमाउंट ऑफ 140 करोड़ इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज, उसमें से 200 करोड़ में से 140 करोड़ जो है वो इक्विटी में है। A balance amount of 60 crore mobilized from investors was placed in the bank account, but that is bank deposit. Interest and dividend receivable आने का बाकी है by the scheme is rupees 8 crore and the scheme expenses is rupees 4 crore, that is accrued but not paid. अभी ये ड्यू है लेकिन अब तक दिए नहीं है। Calculate the scheme's NAV per unit. NAV calculate करने के लिए, as you all know, that you have to add all the investments and outstanding income and to reduce all the expenses. तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है? 140 करोड़ का इक्विटी है हमारे पास, ओके 60 करोड़ के जो है वो हमारे बैंक डिपॉजिट्स है, और ये जो इनकम है वो भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो जो इन्वेस्टमेंट्स और इनकम है ऐड करेंगे और एक्सपेंस जो है वो हम इसको रिड्यूस करेंगे। ये जो 4 करोड़ का एक्सपेंस है उसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। ये आने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो 20 करोड़ हमारे यूनिट है, तो हम कैलकुलेट करते हैं 140 प्लस 60 प्लस 8 माइनस 4 gives you 204। तो ये हो गया आपके 204 करोड़ के हो गए आपके इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आपने 200 करोड़ जो है वो रेज किए थे, लेकिन आपने जब इन्वेस्ट किए तो आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर रिटर्न मिला है, तो 204 करोड़ की आपकी वैल्यू होगी आपकी इन्वेस्टमेंट की। तो ये 204 करोड़ की जो आपकी वैल्यू है डिवाइड करेंगे आप उससे नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 20 करोड़ के साथ। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है आपके म्यूचुअल फंड के वो 20 करोड़ है, तो 204 डिवाइडेड बाय 20 करोड़ अगर आप करते हो तो आता है 10.2020। तो आपका करेक्ट आंसर है 10.20। इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ, जब भी म्यूचुअल फंड स्कीम में डिविडेंड पे किया जाता है वो पे किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस से जनरेटेड बाय द स्कीम। ऑप्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस जनरेटेड बाय द स्कीम। नेक्स्ट, व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल ऑन द इनकम अर्न्ड बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम? जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम इनकम अर्न करती है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ओके, जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो रिटर्न पाते हैं उसके ऊपर टैक्स भले ही लगता है, लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम जो इन्वेस्टमेंट करती है उसके ऊपर जो भी उनको रिटर्न्स मिलते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। तो इसके लिए इनकम अर्न्ड बाय म्यूचुअल फंड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। नेक्स्ट, in the non-equity oriented funds, the rate of long-term capital gain tax is नॉन इक्विटी ओरिएंटेड है, मतलब ये डेट फंड हो सकता है या ये हो सकता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड और डेट फंड के लिए जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रेट ऑफ टैक्सेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए है 20% आफ्टर इंडेक्सेशन।
तो आंसर इज 20% विथ इंडेक्सेशन. विथ मतलब आफ्टर कंसिडरिंग इंडेक्सेशन फैक्टर. नेक्स्ट, in the case of capital gain from mutual fund investment, tax deductible at source is applicable for. TDS जो है ये जो कट होता है वो बेसिकली कट होता है फॉर द NRIs. तो ऑप्शन इज NRI. इन केस ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, TDS is applicable on NRIs income. Next, and the last one, the Income Tax Act allows the setting off of short-term capital loss अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. स्टेट द ट्रू और फॉल्स. देखिए, एक यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी. तो ये ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली ट्रू है, करेक्ट है. आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट करो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट करो. उससे क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर साल में आपका जो भी टैक्सेशन है उतना जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल उस साल का जो भी लॉस होगा उससे कम हो जाएगा. मतलब टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी तो आपका टैक्स जो है देने का वो भी कम हो जाएगा. तो ऑप्शन इज ए ट्रू. तो यहाँ पे हमारे जो 50 क्वेश्चंस हैं वो कवर हो चुके हैं. यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं. अभी आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चंस को आपको वापस रीअटेम्प्ट करना है. ओके, ताकि आपका जो ये सारे कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गए कि ना, आपको पता चलेगा और देखना है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में. तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग.